एक ही भारत की आत्मा है, एक ही भारत माता की संतति है। हमें परस्पर विभिन्न जीवन पद्धतियों, भाषा, धार्मिक आस्था एवं अन्य विविधताओं के बीच मिलजुल कर रहने की नसीहत हमारा संविधान देता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है जिसके दायरे में भारत का संघ राज्य संबंध अनवरत फल फूल रहा है, किंतु कतिपय राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक पार्टी के नेतागण निहित स्वार्थ के कारण देश में क्षेत्रीयता, भाषा, लिंग, संप्रदाय, धर्म, जाति जैसी संकीर्णताओं के उन्माद में अपना मतलब साधने की जुगत में रहते हैं, जिन्हें देश की आवाम का जीवन स्तर कैसे उठे, जिन्हें देश की आवाम का कल्याण कैसे हो, निरंतर विज्ञान के क्षेत्र में जो अनुसंधान हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, उसका अधिकतम लाभ लेकर के मानव जीवन कैसे सहज और सुखदायी हो, इस दिशा में देश और समाज को ले जाने की बजाय कतिपय लोग जिन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट कह सकते हैं, सत्ता लोलुप, स्वार्थ लोलुप कह सकते, रोजगार के अवसर के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, यहां तक कि नेपाल जैसे देशों से भी मजदूरी करने के लिए, रोटी कमाने के लिए जाते हैं और जाते रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में वहां के स्थानीय कुछ लोग, जिसमें कुछ फिल्म जगत से जुड़े लोग भी हैं, कुछ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी हैं, हमारे जो गैर तमिल मजदूर हैं उनके ऊपर टारगेटेड हमला कर रहे हैं, जिसमें बहुतेरे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों को अंगभंग किया गया है, कई लोगों को लूट का शिकार होना पड़ा है, और बड़ी तरीके से ये कार्रवाई हो रही है गैर तमिलों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ, बिहार के लोगों के खिलाफ, झारखंड के लोगों के खिलाफ। इससे कुछ स्वार्थ लोग उड़ीसा जैसे राज्यों से जो मजदूर तमिलनाडु में मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं और बदले में तमिलनाडु जैसे राज्य में चकाचौंध लाते हैं, गरीब मजदूर जो रोजी रोटी के तलाश में वहां गए हैं, तिरुपुर जिला में खास करके, तिरुपुर तहसील में खास करके, कोयम्बटूर के इलाके में बड़ी निष्ठुरता और निर्दयता से के साथ अंग भंग करके हथियार की पॉलिसी से उनको औकात बनाओ। यदि तमिलनाडु की सरकार ने तत्क्षण अपने इन आतंकवादियों को, इन दंगाइयों को, जो मासूम लोगों की जिंदगी में डूब जाते हैं तमिलनाडु में, आपके विकास में चकाचौंध लाते हैं, आपके कारोबारियों को समृद्धि देते हैं, आपके एक्सपोर्ट कारोबार को, गारमेंट्स एक्सपोर्ट कारोबार को दुनिया में फैलाते हैं, तो दुनिया के साथ और हिंदुस्तान के अन्य कोनों से लोग आकर के यहाँ व्यापार कर रहे थे, यहाँ आकर के कारोबार कर रहे थे, मजदूरी कर रहे थे, हमारे उद्योग धंधा के कारोबार को चार चांद लगा रहे थे। आपने शांति और अमन चैन बहाल नहीं रखा, पीस और सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं किया, अमन चैन कायम नहीं रखा, जिस कारण से यहां से उद्योग और कारोबार खत्म हो गया। इसलिए जो लोग वहां मजदूरी करने गए हैं, रोटी तलाशने गए हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं किया, तो तमिलनाडु के सीमा के बाहर
सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, स्टालिन साहब मुख्यमंत्री जी वैसा ही बर्ताव करने के लिए बाध्य होंगे जैसा अपने राज्य में बाहर के मजदूरों के साथ वो कर रहे हैं। मैं बाध्य होऊंगा, आपके तमिलनाडु हाउस को घेरूंगा दिल्ली में, ऐसा ही बर्ताव का उम्मीद आप करिएगा। हिंदुस्तान अतिवाद की जगह नहीं है। हिंदुस्तान की आत्मा यूनिटी इन डाइवर्सिटी के आधार पर चलती है। भारत की आत्मा में अनेकता में एकता बसा हुआ है, रचा बसा हुआ है। कोई अतिवाद, कोई क्षेत्रीयतावाद, कोई नस्लवाद, कोई संप्रदायवाद यहां चलने वाला नहीं है। तात्कालिक लाभ के लिए जो व्यक्ति भी इस प्रकार के सेंटीमेंट को आगे बढ़ा करके मजदूरों के साथ जाति कर रहे हैं, लाचार बेबस मासूम मजदूरों के खून से होली खेल रहे हैं, उनको मैं अपने इस फेसबुक लाइव के माध्यम से चेताना चाहता हूं कि तमिलनाडु की सीमा के बाहर आपके साथ भी वैसे ही बर्ताव की अपेक्षा आप करें जैसा अपने राज्य में आप निहत हुए मजदूरों पर कर रहे हैं। इसलिए हमें मजबूर ना करें। हम कमजोर नहीं हैं, हम लाचार नहीं हैं, हम बेबस नहीं हैं। हम भीख मांगने नहीं गए हैं तमिलनाडु में। हमारे खून पसीने की कमाई से तमिलनाडु में भी चकाचौंध आ रहा है, विकास की इबारत लिखी जा रही है। इसलिए हम खून पसीना जला करके अपने रोटी जरूर तलाशते हैं, अपने लिए हम खुशियां जरूर तलाशते हैं, बदले में खुशियां और विकास किसका तो तमिलनाडु को भी देते हैं। इसलिए आप अपनी प्रशासनिक पकड़ को मजबूत करिए तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री साहब, और सुनिश्चित करिए कि आगे किसी भी मजदूर के साथ कोई हिंसक वारदात नहीं हो। ये लक्षित करके टारगेटेड किलिंग्स, टारगेटेड असॉल्ट जो हो रहा है तमिलनाडु में, ये आपके गाल पर तमाचा है, आपकी प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है और आपके अतिवाद का चेहरा का यह नमूना है। इसलिए इस देश के लोग और दुनिया के लोग तमिलों को आतंकवादी ना कहे, उग्रवादी ना कहे, दंगाई ना कहे। इसलिए आपको प्रशासनिक शक्ति के द्वारा ये साबित करना होगा कि पीस एंड हार्मोनी इज नॉट चैलेंज इन तमिलनाडु। और खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से हम कहना चाहेंगे कि नीतीश बाबू, आपके जैसे जो सत्तासीन लोग हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक बिहार में सत्ता पर कुंडली मार के बैठने का काम किया, आप लोगों के पास लज्जा नाम की कोई चीज नहीं है। आप लोग निर्लज्ज हैं, आप लोग अपराधी हैं। जिन लोगों ने लंबे अरसे तक बिहार की कुर्सी पर कुंडली मार के बैठा और बिहार में कल कारखाना उद्योग धंधा का विकास नहीं किया, उनके कुकृत्यों के कारण आज बिहारी मजदूर अन्य राज्यों में जाकर के धक्का खाने के लिए मजबूर है, लाठी और गोली खाने के लिए मजबूर है, जिंदगी गंवाने के लिए मजबूर है। इसलिए आप सबक लीजिए। आज से करीब 3 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले हिंदुस्तान में कोरोना नाम की महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन की जब त्रासदी झेल रहा था हिंदुस्तान, तो बिहार के करीब 36 लाख मजदूरों को पैदल पांव अपनी जिंदगी बचाकर भागने की बाध्यता हुई थी। आपने कहा था कि स्किल डेवलपमेंट हम करवा रहे हैं लोगों का, और अपने राज्य में जो उद्योग कल कारखाना लगा के और लोगों को रोजगार देंगे। किधर गया स्किल डेवलपमेंट आपका? कौशल विकास का केंद्र खुल रहा था बिहार में, उसका वारा न्यारा हो गया। क्यों बिहार के मजदूर आज इस हालात को झेलने के लिए अभिशप्त है? इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। आपके साथ जो अलायंस में है, बड़ी बड़ी बात बोलने वाले, लफाजी करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, जननेता लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र, 15 साल तक उनको भी आवाज सत्ता मिली थी। 15 साल के सत्ता शासन में आपने चरवाहा विद्यालय खोलने का काम किया, आपने जाति धर्म के नाम पर बबेला करने का काम किया। आपके पास बिहार के लिए कोई रोड मैप नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, विकास का कोई मानक खड़ा आपने नहीं किया। एक बड़ा भाई छोटा भाई दोनों मिलकर के 30 से 35 वर्ष जब दुनिया एक से एक विकास का इबारत लिख रहा है, एक से कीर्तिमान स्थापित कर रहा है,
तो जाति और धर्म के बवेला में बिहार को फंसा करके आप लोगों ने बिहारियों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए और इस हालात में मरने के लिए छोड़ दिया है। आज भी आपके पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है बिहारियों के लिए, इन बिहारी बेरोजगार मजदूरों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। आप जाति जनगणना करा रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप? जाति जनगणना के आधार पर आप क्या हिंदुस्तान को देना चाहते हैं, बिहार को देना चाहते हैं? और कौन सी सूची और कौन सा डाटा बिहार के पास और हिंदुस्तान के पास नहीं था? आपने 15 साल के लालू राबड़ी सरकार के दरमियान करीब 5 से 6 लाख वैकेंसी कंटिन्यूअस रही। 10 मार्च 90 को लालू जी आपकी सरकार बनी थी बिहार में, और 7 अगस्त 90 को तत्कालीन केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने मंडल सिफारिशों के आधार पर, मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरक्षण के प्रावधान को कानूनी जमा पहना दिया था। आप सौभाग्यशाली थे यदि उसी प्रावधान के अनुकूल 15 सालों में आपने 5-6 लाख जो वैकेंसी लगातार आपकी सरकार में रही, आपने बहाल कर दिया होता बिहारी बेरोजगारों को, तो आज सकल सूरत कुछ और होती। उनके बच्चे आज प्रदेशों में इस प्रकार से मरने के लिए मजबूर ना होते। 15 साल आपका जो रिजाइन गुजरा, 15 साल के दरमियान बीपीएससी का एग्जाम एक बार हुआ जिसका रिजल्ट नहीं हुआ। यदि मंडल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 15 साल में 15 बार बीपीएससी का एग्जाम होता और उससे आरक्षण के आधार पर कमजोर वर्ग के लोग ऑफिसर बन के आते, तो आज बिहार की ये सूरत ना होती। इसलिए आप बड़े भाई छोटे भाई दोनों मिलकर के बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया, जातीय उन्माद में फंसा करके बिहार को बर्बाद करने का काम किया, और आज बिहारियों को अपने रहमो करम पर छोड़ दिया है। और अन्य राज्यों में जाकर के कभी दिल्ली में मार खाते हैं, कभी तमिलनाडु में मार खाते हैं, कभी असम में मारे जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर में जाकर के मारे जाते हैं। विभिन्न राज्यों में जाकर के बिहारी मजदूर अपनी जान गंवाते हैं, बेइज्जत होते हैं, जाति सहते हैं, और आप लोग सबक लेने की बजाय वही फिर पुरानी गीत, पुराना कैसे बजा रहे हैं, जाति मजहब का उन्माद पैदा करना चाह रहे हैं। इसलिए हम विनती करना चाहेंगे आप लोगों से भी कि सत्ता शासन जब आपके हाथ में आज फिर आया है, तो आप बिहार को कल कारखाना दीजिए, बिहार को रोजगार के अवसर दीजिए, उद्योग धंधा का विकास करिए, स्वरोजगार के अवसर दीजिए। लफाजी बहुत हो चुकी। यदि आप लोग अपने वायदे पर कायम नहीं है, चुनाव के समय कहते प्रथम कैबिनेट की बैठक में इतने लाख को हम रोजगार दे देंगे, तो दूसरी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता कहते हैं हम उसको दुगुना रोजगार दे देंगे। कभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि हम जब आएंगे तो 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे हिंदुस्तान में। 8 साल 9 सालों का गुजर गया। यदि प्रत्येक साल 1 करोड़ भी दिया जाता तो 9 से 10 करोड़ नौजवान हमारे आज रोजगार पा लिए होते, और हिंदुस्तान में ये हालात नहीं होता। इसलिए ये दोनों जो खेल खेल रहे हैं, सत्ता और विपक्ष, बिहार और हिंदुस्तान के, ये आम आवाम की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म पर आइए, सरजमी पर आइए। आम आवाम रोटी चाहता है। कभी विवेकानंद जैसे संत ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर सर्वधर्म जो संसद हुआ था शिकागो में, वहां भी जाकर के स्वामी विवेकानंद जी ने रोटी की बात की थी। रोटी पर कोई बात हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, रोटी पर बात नहीं हो रही, बात हो रही है धर्म पर, उन्माद पर। हिंदुस्तान को चाहिए रोटी, बिहार को चाहिए रोटी। आप रोटी के बजाय धार्मिक उन्माद बांट रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं होना है। इन चंद मुट्ठी भर नेताओं की स्वार्थ इच्छा पूरी हो सकती है, सत्ता का उनका जो भूख है, सत्ता की जो हवस है राजनेताओं की, बस उसकी तृप्ति हो सकती है। कदापि आम लोगों का भला इस जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद से संभव नहीं। हम बिहार के आवाम से भी आग्रह करना चाहेंगे, बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो छात्र नौजवान हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहेंगे कि इनके इस आगोश से निकलिए। ये जातीय उन्माद, ये धार्मिक उन्माद परोसने वाले जो ये राजनेता है, ये गिद्ध है, ये जल्लाद है। इन गिद्धों और जल्लादों से आपका भला नहीं होना है। मैंने पहले कहा था जो तमिलनाडु आज विकसित तमिलनाडु है, जहां रोजगार के अवसर तलाशने के लिए हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों से लोग जाते हैं, जहां हमारे भाई बेटा जाकर के आज रोटी की तलाश में ठोकरे खा रहे हैं, जिंदगी गंवा रहे हैं। उसको के कामराज ने बनाया था, एक अंगूठा छाप, एक नाम मात्र साक्षर व्यक्ति के कामराज
बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके हाथ में नहीं आई थी, उन्होंने मैट्रिक का भी एग्जाम पास नहीं किया था। उच्च शिक्षा की बात को छोड़ दीजिए, उन्होंने वहां शिक्षा का अलग जगाया था। जब वो बने थे 54 में, पहली बार वहां के मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने 7% वहां लिटरेसी था। अपने 9 साल के शासनकाल में 37% पर पहुंचाया उन्होंने, और उद्योग कल कारखाना का संजाल बिछा दिया। कृषि के क्षेत्र में, कैनाल के क्षेत्र में, उस इलाके में क्रांति लाने का काम किया। अपने लाइफ टाइम में के कामराज ने मात्र 9 साल के शासन में 30,000 से ज्यादा विद्यालय खोले। हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय और हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय खोलने का काम किया के कामराज ने। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मिड डे मील, बच्चों को किताब से लेकर के स्कूल यूनिफॉर्म, ये तमाम चीज उन्होंने देने का काम किया और शिक्षा को प्रमोट किया। उद्योग के अवसर पैदा किए, तब जाकर के आज हिंदुस्तान का विकसित राज्य बना है तमिलनाडु। आज उसी विकसित तमिलनाडु को स्टालिन जैसे लोग अतिवाद की भट्टी बना दिया है। मैं मांग करना चाहता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आप बात करें, भारत के गृह मंत्री से आप बात करें, और तमिलनाडु में जो आतंकवाद, अतिवाद और ये दंगावाद का जो घटनाक्रम है, जिसमें हमारे गरीब राज्यों से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, उड़ीसा से आदि हैं, उन्हें आप नियंत्रण में लीजिए, उनको लगाम दीजिए। यदि आपके नियंत्रण से वो बाहर हो जाएंगे तो भारत उनका इलाज करना जानता है। तमिलनाडु की सीमा से बाहर कोई तमिलियन सुरक्षित नहीं हो